मुझे आज 3 दिन के लिए रक्षाबंधन में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में और नगर विकास की सभी बसेज में फ्री में यात्रा की सुविधा हम दे रहे हैं। रक्षाबंधन में लोग बहनों को उपहार देते हैं। जन्माष्टमी पर्व आ रहा है, जन्माष्टमी में उपहार देंगे। इसके उपरांत विजयादशमी, दीपावली आदि पर्व पड़ेंगे, इसमें भी लोग उपहार देते हैं। इससे पहले क्या होता था, जब कहीं कोई पर्व और त्योहार आता था तो पूरी मार्केट छाई रहती थी चीन के सामानों से। आप मुझे बताओ, चीन के सामान को हम खरीदेंगे, एक तो उसमें टिकाऊपन नहीं होता, टिकाऊपन नहीं होता। आप लेंगे, घर पहुंचते पहुंचते ही खराब हो जाता था, टूट जाता था। दूसरा, उसका मुनाफा जो होता था वो चीन की कंपनियों के पास जाता था और चीन की कंपनियां फिर भारत के अंदर नक्सलवाद और आतंकवाद को भड़काने में उस पैसे का इस्तेमाल करती थी, दुरुपयोग करती थी। विदेशों में जाने वाला पैसा वह भारत के विकास में सहायक नहीं होने वाला है। भारत के खिलाफ ही वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी, ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र अछूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में 250, किसी 400। बस, धन्यवाद महोदय। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी के सबसे वरिष्ठ स्थान पर सेवा करने का मौका दिया है।
और मेरी प्राथमिकताएं, माननीय मुख्यमंत्री की जो प्राथमिकताएं हैं, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, औद्योगिक विकास, और मैं जो मुख्य सचिव महोदय ने एक आदर्श स्थापित किया है, उन्होंने जिस तीव्र गति से कई योजनाओं का कार्यान्वयन किया है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी उसी गति से प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं को तीव्र गति से लागू कर पाऊँ। और आप सबका सहयोग मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और आप सबके सहयोग से, पूरी ब्यूरोक्रेसी के सहयोग से, फील्ड में तैनात अधिकारियों के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हम सभी योजनाओं को सफलता से क्रियान्वित कर सकें। सर, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा लक्ष्य ये तो प्राथमिकताओं में से है। $1 ट्रिलियन का जैसे चीफ साहब ने उसे आगे बढ़ाया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी प्रयास से मैं भी उसे आगे बढ़ाने का। आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती है, ना कोई रंग होता है। ये एक विकृत मानसिकता, हिंसात्मक विचारधारा का परिणाम है। हमारे देश में तिरंगा में 3 रंग हैं, हरा है, केसरिया है, सफेद है। हरा समृद्धि का प्रतीक है, केसरिया साहस और बलिदान का प्रतीक है। तो इसके मतलब क्या हुआ? रंगों को आतंकवाद से जोड़ना ठीक नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत है कि आप रंगों को आतंकवाद से जोड़ देंगे। जो लोग रंग को आतंकवाद से जोड़ते हो, समाज के अंदर में नफरत फैलाने की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं, ये कतई नहीं होने चाहिए। एक सस्ती राजनीति के लिए आप समाज के अंदर में इस तरह का नफरत का माहौल पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि रंगों से आप आतंकवाद को जोड़ना सरासर गलत है। हर व्यक्ति, जैसे मैं हरा पहनता हूं, कुछ लोग भगवा कलर पहनते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है जो भगवा पहन रहा है, जो हरा पहन रहा है, वो सब उनको आप आतंकवाद से जोड़ देंगे। जो भी रंगों को आतंकवाद से जोड़ता है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। हाँ, पीछे तत्काल सामने आ जाना, पीछे 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 हाँ, पीछे तत्काल सामने आ जाना, पीछे। ये कांवड़िए नहीं है, क्योंकि अगर इन कांवड़ियों का आराध्य इतना भोला भाला है कि लोग उसको भोले बाबा कहते हैं, तो भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अराजक तत्व कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा गुंडा माफिया अपराधी कैसे हो सकता है? इसलिए ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है, जो कांवरियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जैसा कि ये विदित है कि देश के अधिकांश लोग जब जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व कमाई घटने आदि की हर दिन की भूख प्यास तथा गरीबी व तंगी के त्रस्त जीवन की मार से अति पीड़ित और दुखी है, तो तब ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा देश में रेल का किराया बढ़ाना भी कुल मिलाकर आम जनहित के विरुद्ध व संविधान के कल्याणकारी उद्देश्य की बजाय व्यावसायिक सोच वाला फैसला ज़्यादा लगता है। साथ ही सरकार द्वारा राष्ट्र प्रथम के नाम पर आम जन का जीएसटी की तरह ही पार्टी की आपकी बड़ी बैठक थी, अधिवेशन था और आपने पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतरने का ऐलान भी किया। यूपी की राजनीति में आप 93 से एक्टिव हैं, इस बार क्या नया होगा? वार्षिक बैठक थी और कुछ औपचारिकताएं होती हैं, तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा चयन हुआ। अब इसके बाद सारे कार्यकारिणी का गठन और शेष औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। पंचायत चुनाव लगभग 1 वर्ष बचे हैं, तो उसके लिए भी जो निर्देश देना था वो दिया, और इसके साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में भी सबको लग जाने के लिए और सही प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी ढूंढ के लें, इसके लिए भी निर्देशित किया गया। अब ये समय समय पर बैठकें इस तरह की होती रहेंगी। आपने कहा कि आज राजनीति में आपके मन से बात उसी की जातिवाद हावी है। आपने कहा देश के कई सारे मुद्दे हैं जो लगातार जातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है यूपी में, आपकी पार्टी इस पर किस तरह से? खासतौर पर अखिलेश यादव
सर सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि जैसे ही बिहार में उनकी सरकार आएगी तो वो वक्फ अमेंडमेंट बिल को उखाड़ करके फेंक देंगे। एनडीए की सरकार जा गई है और वक्फ कानून बिल को वो उखाड़ के फेंक देंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देश के संविधान ने देश में रहने वालों को जो हक दिया है, उस हक के पेश नजर हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को मानने वाले जो मुसलमान हैं, संविधान ने उनको हक दिया है कि वो अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अपने धर्म की तबलीग व इशाअत करेंगे और अपने धर्म के ताल्लुक से उनका जो अधिकार उनको मिलना चाहिए। वक्फ इस्लाम का एक ऐसा हिस्सा है जिसको खत्म नहीं किया जा सकता और सरकार उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, ऐसा लोगों का मानना है। जिस तरह के उसूल और ज़ाब्ते बनाए जा रहे हैं उससे वक्फ को लेकर के तमाम ही मुसलमान उसका विरोध कर रहे हैं। अब बिहार के अंदर अगर तेजस्वी यादव इस तरह की बात कर रहे हैं तो हमारा ऐसा मानना है कि मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ लेने के लिए इस तरह की बात वो कर रहे हैं और संवैधानिक तौर पर ये हमारा हक है। जो लोग भी संविधान पर भरोसा करते हैं उनको संविधान की ही बात करनी चाहिए। तो सर मुस्लिम वोट फिर जाएगा किसके पास? तेजस्वी यादव के पास, एनडीए के पास या कहीं और? अब ये तो बिहार के लोग तय करेंगे। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, बिहार की राजनीति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। थैंक यू। ये सिर्फ एक चश्मे से इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, ये संविधान को नहीं मानते, ये मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के हाल में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। ये मुसलमान का कुछ नहीं ला सकते, जिसका इतिहास हम भी देखते हो। उन्हें नहीं पता कुर्बानी का इतिहास बहुत बड़ी ताकत है। नौजवान साथी आपका भाई ज़ियाउर रहमान बर्क, जिसने अपने दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब से, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा पार्लियामेंट के अंदर अपने मजहब और अपनी कौम और गरीब लोगों की आवाज को उठाने में कभी कोई परहेज नहीं किया। संभल जैसे कि अभी फरमा रहे थे नाज़मी साहब कि संभल बहुत लंबे वक्त से चर्चा के अंदर है और चर्चा इसलिए है कि संभल के अंदर वक्फ कानून आने से पहले ही हमारी मस्जिद को टारगेट कर लिया गया और जामा मस्जिद संभल की हमें ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ बिहार या उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान नहीं, पूरी इस दुनिया, पूरे आलम के अंदर जहां कहीं भी मस्जिद है वो अल्लाह का घर है और इंशाअल्लाह ताला उसकी हिफाजत करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने वहां की हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद कर दिया, उसके एवज में मुझको परेशानी भी उठानी पड़ी। लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता बल्कि ये बात बताना चाहता हूं, इस हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए जब आपका ये भाई ज़ियाउर रहमान पर खामोश नहीं रहा तो क्या आप लोग खामोश रह सकते हो? जब पार्लियामेंट के अंदर वक्फ कानून के खिलाफ चर्चा चल रही थी तो मैंने भी जिस तरह से, मैं अपनी बात बस मुख्तसर अल्फाज में खत्म कर रहा हूं, जिस तरह से मैंने भी आवाज उठाते हुए कहा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम हुक्मरान, तमाम मंत्री वहां मौजूद थे, मैंने कहा था इस हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का गुलाम नहीं बल्कि मालिक है और हम अपने हक और इंसाफ की लड़ाई को लड़कर रहेंगे। लेकिन मुझे फख्र है कि इस लड़ाई के अंदर मुसलमान ही नहीं बल्कि इस हिंदुस्तान के जो सेकुलर लोग हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हमें वोट मिले, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, सभी धर्म के लोगों के वोट मिले। जब तक ये काला कानून वापस न हो जाए हम चैन से नहीं बैठ
जाएंगे। बैठेंगे बैठेंगे बैठेंगे। देखिए, ये पटना का गांधी मैदान भरा है। अगली पुकार हमें उम्मीद है कि दिल्ली का रामलीला मैदान हमें भरना है इंशाअल्लाह। 2014 से अब तक हर एक कानून इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों को परेशान किया जाए। ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया, हम लड़े। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, हम लड़े। यूसीसी लाया गया, हम लड़े। कन्वर्जन बिल लाया गया, हम लड़े। एनआरसी बिल लाया, हम लड़े। हम आज भी लड़ रहे हैं। इन ताकतों को, जो ताकतें समझते हैं कि मुसलमान कमजोर है, मुसलमान डर जाएंगे, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि शाखों से टूट जाए, शाखों से टूट जाए। हम वो पत्ते नहीं, इन आंधियों से कह दो औकात में रहे। मुसलमानों से मेरी आपने तलाक के मसले के ऊपर इस्लाम के कानून के खिलाफ फैसला कर दिया। आपने बाबरी मस्जिद का फैसला बावजूद के जो के 70 साल तक हमने लड़ा, आपने कह दिया कि मस्जिद अपनी जगह बनी हुई है। यही तो हमने 70 साल तक लड़ा है। जब तो उलमा लड़ रही थी अखाड़े के साथ, वो कहते थे कि राम जन्मभूमि है, हम कहते थे राम जन्मभूमि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है राम जन्मभूमि नहीं है, अपनी जगह मस्जिद बनी हुई है। इसके बावजूद आपने बाबरी मस्जिद दे दिया अखाड़े को। हक हमारा था, दे दिया, हम खामोश हैं। लेकिन मैं भी मरूंगा और दुनिया का हर आदमी मर जाएगा। कल को आने वाला है कहेगा कि मुसलमान की जगह के ऊपर मस्जिद ले ली, छीन ली मुसलमान से। हमने क्या कर दिया? हम तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। 5 एकड़ जमीन दिया था बाबरी मस्जिद, 5 एकड़ जमीन दिया था। उससे हम क्या करेंगे? हम तो मस्जिद को, हमें मस्जिद उस जगह थी जहां बाबर ने मस्जिद बनवाई थी, वो हमारी मस्जिद थी। और मस्जिद बनाने के लिए हम गवर्नमेंट से भीख मांगे कि तुम हमें जमीन दे, तो हम बनाएंगे। हमारे अंदर ताकत है, हम अपने पैसे से खरीदेंगे और अपने पैसे से मस्जिद बनाएंगे। हम क्यों दूसरे का अपने ऊपर एहसान दें? हमारी इतनी मस्जिदें बने, क्या गवर्नमेंट बनाती है उन मस्जिदों को? लेकिन 5 एकड़ की यूनिवर्सिटी और एक चीज बनाने का, अरे आप जन्नत आसमान से लेकर बना दो और एक हिस्से में जहन्नम बना दो, चूल्हे भाड़ में जाए, हमें क्या लेना है इससे? जो कातिल है उसे कत्ल कीजिए। ये देखिए, बेगुनाह को कत्ल करना, चाहे वो कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, इस्लाम ऐसा मजहब है जो उसको भी गुनाह और पाप कहता है। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेगुनाह बिल्ली को मारने वाले के लिए भी क़यामत के दिन अजाब का इसके लिए वईद की है कि उसके ऊपर अजाब होगा। तो एक इंसान जो किसी भी मजहब का मानने वाला है, इंसान है जिसको अशरफुल मखलूक़ात, अल्लाह ने जितनी चीज़ें पैदा की हैं उनमें सबसे शराफत वाली मखलूक इंसान की है। उसको कैसे बेगुनाह को कत्ल किया जाएगा और इस्लाम उसकी इजाज़त देगा? जो लोग जाहिल हैं, नहीं जानते कुछ, वो जो जी चाहे करते हैं। और हर मजहब के जाहिल एक ही तरीके की बात करते हैं, ये भी जाहिल हैं। इन्होंने जो किया उसकी कोई तायीद नहीं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। हमारी 3 तजवीज़ें हैं, फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ है, एक तजवीज़ वक्फ से मुताल्लिक़ है, और एक तजवीज़ जो वाक़यात हुए हैं अभी कश्मीर के अंदर उनसे मुताल्लिक़ है। बस यही 3 तजवीज़ें। भैया चूड़ी लाया हूँ, आज पहला दिन है मेरा यहाँ। भैया चूड़ी पहन लो, यह पहला दिन है मेरा, मुझे काम चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो। हाँ, यहाँ पहले आज पहला ही दिन है मेरा। चूड़ी पहन लो भैया, चूड़ी पहन लो। पूरे दिन लाइट गायब हो रही है। भैया चूड़ी लाया हूँ, आज पहला दिन है मेरा यहाँ। भैया चूड़ी पहन लो, यह पहला दिन है मेरा, मुझे काम चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो। हाँ, यहाँ पहले आज पहला ही दिन है मेरा। चूड़ी पहन लो भैया, चूड़ी पहन लो।
लो। पूरे दिन लाइट गायब हो रही है। देखिए भैया कितना ज्यादा तेजी में मंदिर जात बड़े जवैनिया गांव के गोइल पानी में गोइल भाई देख सकत बनी सब दह गई जवैनिया गांव में देख सकत बनी कितना ज्यादा तेजी में मंदिर जात बाटी अंदर। देखिए प्रलय मच गई भाई लोग जवैनिया गांव के ही नजारा हटे देख सकत बनी एकदम तहस नहस हो गई कि मंदिर केने गई पते न लगल भाई लोग। देखिए जा थोड़ा सा भी नहीं खेल देखिए ये जब प्रलय मच गई बेटा जवैनिया गांव में। मंदिर के आहो पता ना लगल भाई की कहाँ गई देख सकत बनी जाए जा। ये को तो कहो ओ ये को तो कहो बाढ़ क्षेत्रों का दौरा किया है, राहत कैंपों का दौरा किया है, अभी बैठक भी लेंगे। और बाढ़ तो निश्चित तौर से 2013 में जो आई थी उसका रिकॉर्ड लगभग तोड़ने की ओर दिखाई दे रही है। बहुत मोहल्लों में भी पानी पहुंचा है, बहुत सारे किसानों के खेत भी डूबे हैं और बड़ी संख्या में राहत कैंपों में लोग आकर के रह रहे हैं। सरकार ने राहत कैंप में जितने लोग हैं उनके खाने की, उनके रहने की, उनकी दवाओं की, उनकी अन्य जरूरतों की तत्काल व्यवस्था ठीक ढंग से करें, इसका निर्देश दिया गया है। और जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनकी हर समस्या को सरकार देख रही है और जिनका कोई नुकसान होगा बाढ़ खत्म होने के बाद उसका भी आकलन किया जाएगा और उसकी क्षतिपूर्ति भी जो हो सकती वो किया जाएगा। लेकिन हमारी सरकार का एक सूत्री या प्रयास है कि बाढ़ जहां पर भी है राहत वहां पर है और ये हमारी प्राथमिकता है। कितना बड़ा क्षेत्र प्रभावित है? क्षेत्र तो बहुत, मैं तो लगातार पूरा इधर करेली वाला क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र भी है, दक्षिणी क्षेत्र भी है, उत्तरी क्षेत्र भी है, फूलपुर विधानसभा, करचना विधानसभा क्षेत्र, आपामऊ विधानसभा क्षेत्र। अभी प्रयागराज के दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो यह सारा इलाका बहुत प्रभावित है। कई क्षेत्र तो टापू की जैसी स्थिति में आ गए और सभी जगह लगभग राहत पहुंचाने के लिए नावों का भी प्रबंध है। राहत बाबा हट 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 हटी बाबा हटी हटी ना बनिए फिर बनी जा 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 हट जा। देखिए बाबा का घर कोई देखी सब बाबा कुहकता रे बाबा का एक पसलेना के घर बनाव रहा जादी बाबा जादी फिर बनी कहाँ रहो तनी जादी रोज फिर अरे जीवित रह फिर बनाई गवाई खाई बने लोग कहते कि बाबा गाड़ी देता है। बताई बाबा को का दिक्कत है और बताई सब बाबा का बताइए लोग कहते कि बाबा गाड़ी देता है, बाबा का दिक्कत है, बाबा लेता है जाएंगे बड़े ना
चुप रो मत फिर हमारे नाथ बेटे वालों नु कमाई लो खाई लो बनाई लो फिर चलो ना बाबा ऐसा कह हमारा इवेंट दुख के देखत नहीं है चला घरा बनी हूँ देखिए सर गोइल या घर के घर धोता उहे बाबा जौन बाबा रोवत रहे उनके मकान गइल थी गोंडा में बोलेरो बेकाबू होकर सरयू नहर में गिर गई। हादसे में बोलेरो सवार 15 में से 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद सभी कार में फंस गए और छटपटाते रहे, जिन्हें बचाने के लिए ग्रामीणों ने कार का शीशा तोड़ा। लोगों को बचाने के लिए CPR भी दिया गया, लेकिन तब जय हो मां गंगा। आज मेरे घर में पूरी तरह से आपने आगमन किया। आपके दर्शन करने के लिए 66-67 करोड़ देश की जनता ने आपका आशीर्वाद प्राप्त किया और आप मेरे घर चल करके मेरे घर में आ करके मुझे आशीर्वाद देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त मिला। धन्य है। जय गंगा मैया की जय। गंगा मैया यार मेरी गाड़ी पीछे है। वो रही उनकी गाड़ी, वो रही हाँ।
वो निकल गई वो आपकी गाड़ी कहाँ है? आप आइए मेरे पास आइए। आइए मेरे साथ आइए। ये तो हालत है, ये बताइए पॉश एरिया है वो। अरे मेरी गाड़ी वो फंसी हुई है। अरे वो रही देखिए सामने, काली वाली। अबे स्टार्ट होगी कि नहीं? फंस गए। अरे ये तो बम्पर हो गया। वो देखिए पूरी गाड़ी हिल रही है। ये गलत हो गया यार, मुझे लग रही है स्टार्ट होगी।